हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और प्रिपरेशन बोर्ड में, जहां हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की। ठीक, आज मेरा टॉपिक है क्लास 10 की सीरीज़ में हमने बहुत सारा पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की सीरीज़ में, जो सेकंड चैप्टर है, ठीक, प्रजनन। उसमें पढ़ना है हमको पुरुष जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, उसमें हम पहला पढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र के बारे में। ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे, इसमें जितने फिगर होते हैं उनके नाम को देख लेंगे। उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनके काम क्या होते हैं, इनकी संरचनाएं कैसी होती हैं, कहाँ स्थित होते हैं और क्या काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको ये पूरा रहा पुरुष जनन तंत्र का फिगर। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो पहले आपको याद रखना है कि इसमें दो जनन अंग होते हैं। एक होता है शिश्न होता है, एक होता है और एक होता है हमारा वृषण। ठीक, तो आपको याद रखना है कि मुख्य जननांग कौन होते हैं। जननांग का मतलब कि जो जनन करने में सहायता करते हैं वो कौन कौन से अंग हैं। तो आपको याद रखना है, एक याद रखना है शिश्न, जिसे आप पेनिस कहते हो। ठीक, और एक आपको याद रखना है वृषण, ठीक, जिसे आप क्या कहते हो, टेस्टिस। ठीक, अब आइए फिगर में देखते हैं। ठीक, तो पहला है, यहाँ पे नीचे स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये हो गया वृषण। ये क्या है, वृषण हो गया। दो वृषण होते हैं। ठीक, मतलब अगर आप जोड़ी में कहेंगे तो एक जोड़ी होता है, लेकिन आप संख्या में कहेंगे तो दो होता है। सम है यानी लेफ्ट और राइट साइड होता है। ठीक, इसके बाद ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। लेकिन जब वृषण के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना होती है जो ऊपर से लगी होती है, उसे हम कहते हैं अधिवृषण। ठीक, तो कोष मतलब क्या होता है, कोष का मतलब होता है कि किसी चीज़ में को रखना। जैसे आप घर में कोई कमरा होगा जिसमें सामान रखा जाता है, तो वैसे ही वृषण के ऊपर जो झिल्ली होती है, वृषण में जो जिसमें रहता है, उसे हम कहते हैं वृषण कोष। लेकिन उसके ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जो वृषण को, ठीक, जो वृषण को किससे जोड़ता है, ये जो शुक्रवाहिकाएं दिख रही हैं आपको, इससे जोड़ता है, इसे हम कहते हैं अधिवृषण। ठीक, अधिवृषण हो गया। तो पहले हमने समझ लिया वृषण, ये संख्या में देखेंगे दो होता है, जोड़ी में कितने होते हैं, एक होता है। ठीक, इसके बाद हमने देख लिया वृषण कोष क्या होता है, फिर हमने देख लिया अधिवृषण क्या होता है। याद रखिए, अधिवृषण जो होता है यह वृषण को शुक्रवाहिकाओं से लेकर यहाँ क्या होती है, ये शुक्राशय से इनको जोड़कर रखता है। ठीक, अब इसके ऊपर एक आपको ग्रंथि दिख रही होगी, काउपर ग्रंथि। जितनी भी ग्रंथियाँ होंगी वो कोई ना कोई एक तरल पदार्थ का स्राव करती हैं। स्राव करने का कहने का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें निकालती हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक मूत्र नलिका दिख रही होगी, जिसके माध्यम से क्या होता है, यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। नलिका मतलब नली की तरह होती है। ठीक, इसके नीचे क्या होता है, शिश्न मुंड होता है। इन पेनिस का जो सर होता है वो नीचे की तरफ होता है, उसे क्या कहते हैं, शिश्न मुंड कहते हैं। और यही शिश्न हो गया, यानी क्या हो गया, पेनिस। अभी हम इसके काम को देखेंगे, अभी बात फिगर को देख लीजिए। ठीक, अब काउपर ग्रंथि के ऊपर एक ग्रंथि होती है। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि मूत्र नलिका के जस्ट मतलब मूत्र नलिका को यहाँ के नीचे यहाँ पे ही क्या है, काउपर ग्रंथि है। और काउपर ग्रंथि के जस्ट ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ठीक, इसके बाद हमने अभी बताया कि अधिवृषण को वृषण को जो शुक्रवाहिकाओं से जोड़ कर रखता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गई शुक्रवाहक, यानी शुक्राणुओं को ले जाने वाली, तो क्या हो गई, शुक्रवाहक हो गई। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे शुक्राशय क्या होता है। ठीक, तो शुक्राशय भी काम करेगा, क्या काम करता है, शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है। ठीक, तो ये शुक्राशय हो गया, जो आपको कुछ कुंडली नुमा संरचनाएं दिख रही होंगी इधर, ये यहाँ से लेकर ये चीज़ और फिर ये चीज़, ये क्या है, ये है पूरा शुक्राशय, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक, इसके बाद है मूत्रवाहिनियाँ। मूत्रवाहिनियों में क्या होता है, मतलब कि यूरिन को ले जाने वाली जो वाहिनी होती है उसे हम मूत्रवाहिनियाँ कहते हैं। वाहिनी का मतलब होता है नली होती है जो रास्ता देती है। ठीक, तो ये क्या हो गई, मूत्रवाहिनियाँ हो गई। उसके बाद यूरिन जहाँ इकट्ठा रहता है उसे हम कहते हैं मूत्राशय। ठीक, तो बात समझ में आ गई, हमने क्या क्या चीज़ देखा, हमने मूत्राशय देखा, यानी जहाँ पे यूरिन इकट्ठा रहता है। उसके बाद यूरिन आता कहाँ से है, तो मूत्रवाहिनियों से आता है। इसका हमने देखा कि अधिवृषण के नीचे वृषण होता है, वृषण संख्या 2 होती है, जोड़ी में एक होता है। इसके ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जो वहाँ से अटैच होती है प्रोस्टेट यानी शुक्राशय से, उसे हम शुक्रवाहक कहते हैं। ठीक, ये काउपर ग्रंथि हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया। अब हम इसके कार्यों को आगे देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं वृषण को। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बहुत सालों से आ रहे हैं। ठीक है, इसका वृषण क्या होता है, वृषण को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में टेस्टस कहते हैं। यह कितना सेंटीमीटर लंबा होता है, तो 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना चौड़ा होता है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और आपने कहीं कहीं किसी किताब में इसका नाम अंडकोश भी पढ़ा होगा। ठीक, तो अंडकोश कह लीजिए या फिर वृषण कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, बस नाम अलग अलग है। ठीक, आगे देखते हैं
किस कलर का होता है, तो गुलाबी कलर का होता है, यानी गुलाबी रंग का होता है। किस आकार का होता है, अंडाकार होता है, इसीलिए हम इसको अंडकोश भी कहते हैं। ठीक, अब हमने पहले बता दिया कितनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है, लेकिन संख्या में देखेंगे तो कितना होता है, 2 होता है। ठीक, स्थिति क्या होती है, स्थिति इनकी होती है उदर गुहा के नीचे, यानी पेट के नीचे वाला जो भाग होता है वहाँ पे क्या होता है, वृषण स्थित होता है। ठीक, और किस में स्थित होता है, तो वृषण कोश में। जैसा हमने पहले बता दिया कि वृषण कोश जो होता है वह वृषण को रखा रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, वृषण कोश। ठीक, आगे देखते हैं यह कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है। अब इसके कारण क्या है, शरीर के बाहर क्यों होता है, क्योंकि शरीर का जो तापमान होता है अगर उस तापमान में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता है, शुक्राणु की जो क्षमता होती है वो अधिक ताप सहन नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको शरीर से बाहर रखा जाता है, जिससे क्या हो, शुक्राणु का निर्माण हो सके। ठीक, इसके बाद शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं कि जो शुक्राणु को ले जाने वाली जो नलिकाएं हो, क्या नाम हो गई, शुक्रजनन नलिकाएं हो गई। ठीक, मतलब वृषण के पास ही बहुत सारी नलिकाओं से जुड़ा होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। ठीक, इसके बाद है शुक्रजनन क्या कहलाता है। ठीक, तो देखिए शुक्रजनन जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक, यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और कहाँ निर्माण होता है, वृषण में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको क्या बताना है, वृषण के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं कि कौन सा हार्मोन निकालता है वृषण। तो वृषण जो होता है टेस्टोन नामक एक हार्मोन निकालता है। अब इसके क्या काम होगा, इसका काम होता है कि पुरुषों में यानी मेल में जितनी भी चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं, ठीक है, जैसे आवाज़ का भारीपन होना और भी जितनी चीज़ों का विकास होता है वो कौन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के द्वारा ही होता है। आपको वृषण समझ में आ गया। ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ, अधिवृषण क्या होता है। अब पहले सोचिए कि अधिवृषण कहाँ स्थित था। वृषण के ऊपर जो एक पतली लंबी नली लगी थी उसे हम क्या बोलते थे, अधिवृषण कहते थे। ठीक, अब इसी को इंग्लिश में एपिडिडाइमिस कहते हैं। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में अधिवृषण ना कह के एपिडिडाइमिस कह के पूछ सकता है, आपको दोनों नाम का ख्याल रखना है। ठीक, अब ये क्या होता है, तो वृषण से चिपकी हुई होती है, पहले ही बता दिया गया है, वृषण के ऊपर स्थित होती है, लंबी और चपटी की तरह संरचना होती है। कितनी मीटर लंबी होती है, तो 6 मीटर लंबी होती है। ठीक, कुंडलित नली होती है। ठीक, नली का काम करती है जिससे शुक्राणु क्या हो सके, जाकर शुक्राशय में पहुँच सके। तो कैसी हो गई, 6 मीटर लंबी हो गई और कुंडलित नुमा एक नली होती है। ठीक, वृषण को शुक्रवाहिका से जोड़ती है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि वृषण को यहाँ से निकलेगी नली तो किससे जोड़ती है, और ये कौन सी नली थी, शुक्रवाहिका वाली नली थी, शुक्रवाहिका थी। तो वृषण को शुक्रवाहिका से जोड़ने का काम कौन करता है, तो वो अधिवृषण करता है। ठीक, चलिए आगे। अब देखते हैं शुक्रवाहियाँ क्या होती है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको वाहिनियाँ वर्ड दिख जाए, तो वाहिनियों का मतलब ही होता है कि एक माध्यम प्रदान करती है, एक रास्ता देती है जिससे उसमें चीज़ें क्या हो सके, जा सकें। ठीक, अब शुक्र क्या हो गया, अब भाई यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे शुक्र की, तो उसका मतलब क्या हो गया, शुक्राणु का। ठीक, जब भी हम शुक्र बोले, जैसे शुक्रवाहिका हो गई तो शुक्राणुओं को ले जाने वाली, शुक्रवाहिनियाँ हो गई तो शुक्राणुओं को ले जाने वाली। ठीक, अब बात करते हैं कि शुक्राणुयाँ होती कहाँ हैं, तो भाई अधिवृषण के निचले पश्च भाग पर 45 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, जो शुक्राशय से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक, ये देखिए अधिवृषण के पीछे पश्च भाग से एक 45 मीटर, देखिए कंफर्म नहीं होता, 45 सेंटीमीटर ही होगा, यह आपका मतलब 55 भी हो सकता है। ठीक, तो इसका ख्याल रखना है। ये जो पूरी लंबी नलिका होती है, ये लेफ्ट और राइट साइड में यही क्या होती है, शुक्र वाहिनियाँ होती हैं, या इसे हम शुक्रवाहिका भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे शुक्राशय क्या होता है। तो पहले बात का ध्यान रखना है कि शुक्राशय क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है, इसको मत भूलिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लेता है। ठीक, तो शुक्राशय कितनी लंबी होती है, कितनी चौड़ी होती है, कैसे होता है, उसको देख लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, थैली के समान एक संरचना होती है। ठीक, हमने आपको दिखाया था ना शुक्राशय कहाँ होता है। ठीक, तो ये जो आपको दिख रहा है यह क्या है, ये पूरा शुक्राशय होता है, ये क्या है, पूरा शुक्राशय है। ठीक, तो कितनी सेंटीमीटर लंबी बताया मैंने, 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक, ये पूरा क्या है, ये पूरा शुक्राशय होता है। ठीक, थैली के समान संरचना होती है। ये जो होती है एक तरल पदार्थ को निकालती है। ठीक, जो कैसा होता है, वो हल्का पीला होता है, क्षारीय होता है और चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वीर्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक, यह एक पोषक तरल यानी शुक्राशय जो होता है, यह एक पदार्थ जैसा निकालता है। वो किस कलर का होता है, हल्का पीला होता है, क्षारीय होता है। ठीक, और क्या होता है, चिपचिपा होता है, जिसे हम वीर्य नाम से बोलते हैं, या इंग्लिश में सेमन भी कहते हैं। ठीक, अब यह काम क्या करेगा, यह काम करता है शुक्राणुओं को गति करने के लिए सहायता होता है। ठीक, शुक्राणु मतलब इसी वीर्य में ही शुक्राणु क्या करते हैं, गति कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट,
पोषण देने का काम करता है, और यह एक मीडियम यानी रास्ता प्रदान करता है जिससे शुक्राणु क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाए। स्थानांतरण का मतलब होता है स्थान बदलना, ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ठीक, किस कलर का होता है, तो सफ़ेद कलर का होता है। इतना बात समझ में आ गई। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। शुक्राशय क्या होता है, 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक, थैली के समान होता है, और यह जो होता है एक तरल पदार्थ निकालता है, ठीक, जो क्या होता है, किस कलर का होता है, हल्का पीला होता है, क्षारीय होता है और चिपचिपा होता है। इसे हम वीर्य कहते हैं। वीर्य किस काम में आता है, शुक्राणु को गति करता है, मतलब शुक्राणु से में गति करते हैं। पोषण देने का काम करता है, किसको, शुक्राणुओं को। एक माध्यम देता है जिससे शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ठीक, किस रंग का होता है, तो सफ़ेद रंग का होता है। अब बात करते हैं शिश्न की। जैसे हमने बात की थी पहले ही कि जननांग में 2 होते हैं, एक होता है शिश्न, एक होता है वृषण। ठीक, तो अब हम बात करेंगे शिश्न, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, पेनिस कहते हो। ठीक, तो कैसा अंग है, पेशी अंग हो। जैसे हमारा हृदय एक पेशी अंग होता है ना, वैसे शिश्न क्या है, एक पेशी अंग है। पेशी अंग का मतलब होता है कि सॉफ्ट होना या फिर मस्कुलर सिस्टम जैसा होता है, ठीक, मसल्स वाला होता है। इसके बाद इसमें एक नली निकली होती है, जैसा कि आपने फिगर में देखा था। ठीक, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा भाग हो गया पेनिस, और ये क्या हो गया, इसमें से एक नली आ रही है। ठीक, तो ये पूरा भाग पेनिस कहलाता है, और इसके बीच में क्या है, एक नली होती है। शिश्न का जो निचला वाला भाग होता है उसे हम शिश्न मुंड कहते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, शिश्न हो गया। यहाँ आगे एक छिद्र होता है जिसे हम अग्र छिद्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक, किस नाम से, अग्र छिद्र नाम से जानते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे स्पर्म और यूरिन बाहर निकलता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको। शिश्न में क्या क्या चीज़ें हो गई, शिश्न मुंड हो गया, शिश्न हो गया, और आगे की तरफ एक छिद्र होता है जिससे स्पर्म या फिर शुक्राणु जो होते हैं बाहर निकलता है। तो वही लिखा हुआ है, शुक्राणु और यूरिन को बाहर निकालने में मदद करता है शिश्न। ठीक, अब हम बात करेंगे कुछ सहायक ग्रंथियों के बारे में। अब सहायक ग्रंथियाँ क्या होती हैं, सहायक ग्रंथियाँ का मतलब कि कुछ ऐसी ग्रंथि जैसे आपने देखा था कि प्रोस्टेट ग्रंथि थी, कॉपर ग्रंथि थी, तो ये क्या होते हैं, ये कुछ सहायता प्रदान करते हैं। कौन कौन सी सहायता प्रदान करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसे हम पुरुष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, पुरस्थ ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो कैसा होता है, एक जोड़ी होता है, छोटी ग्रंथि होती है। ये भी एक तरह क्या करती है, तरल का स्राव करती है। हमने पहले ही बोला कि जितनी ग्रंथियाँ होंगी वो किसी न किसी तरल का स्राव करती हैं। ठीक, कैसा होता है, वो पतला होता है और क्या होता है, गंध युक्त होता है। यह वीर्य का लगभग 25% का निर्माण करती है। जैसे शुक्राशय जो था वह वीर्य का 65% यानी मोर देन ज़्यादातर जो पार्ट बनता है वीर्य का वो कहाँ बनता है, शुक्राशय में बनता है, लेकिन 25% जो भाग बनता है वो कहाँ बनता है, प्रोस्टेट ग्रंथि बनाता है। ठीक, अब क्या करता है, ये शिश्न और मूत्राशय के बीच स्थित होता है, यानी मूत्राशय यानी ऊपर वाला भाग हो गया और शिश्न यानी नीचे वाला भाग हो गया। तो इसके बीच कौन स्थित होता है, इसके बीच स्थित होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो बात समझ में आ गई। पहला याद रखना है कि एक जोड़ी होता है, छोटी ग्रंथि होती है, एक तरल का स्राव करती है जो पतला होता है और गंधयुक्त होता है। ठीक, वीर्य का लगभग 25% कौन बनाता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि बनाती है। और यह कहाँ स्थित होती है, तो शिश्न और मूत्राशय के बीच में स्थित होती है। ठीक, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये हो गया प्रोस्टेट ग्रंथि। ये ठीक, ये वाला पूरा भाग क्या है, ये पूरा भाग है प्रोस्टेट ग्रंथि, जिससे क्या होती है, एक नली निकली होती है जो आगे की तरफ, जिसे मूत्र नलिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब स्थित कहाँ देख लीजिए, ये पूरा भाग हो गया पेनिस का। ठीक, और ये भाग हो गया मूत्राशय। इन दोनों के बीच में क्या स्थित है, प्रोस्टेट ग्रंथि स्थित होती है। बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम बात करते हैं काउपर ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो काउपर ग्रंथि आप जानते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के जस्ट नीचे कौन सी ग्रंथि स्थित होती है, काउपर ग्रंथि होती है। ठीक, एक जोड़ी होती है, फ्लास्क के आकार की होती है। फ्लास्क मतलब कुछ इस आकार की होती है। ठीक, जो मूत्र नलिका से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक, इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे होती है, पहले ही बता दिया, वीर्य के साथ मिलकर, जैसे काउपर ग्रंथि क्या होती है कि वीर्य के साथ मिलकर जो शुक्राणु जब जाता है उसको क्या करती है, उसके मार्ग को चिकना बनाती है। ठीक, मतलब सॉफ्ट बनाती है, जिससे शुक्राणु क्या हो, आसानी से मूव कर सकता है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है इसमें। हम कब से बात कर रहे हैं कि शुक्राणु चल पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रंथियाँ होती हैं, मतलब जो पुरुष जननतंत्र और मादा जननतंत्र होते हैं, इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस क्या क्या हैं, जैसे शुक्राणु चल सकता है, इनमें अगर शुक्राणु पाया जाता है तो इनमें क्या पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है। ठीक, इसमें आपको वृषण देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको ओवरी यानी अंडाशय देखने को मिल जाता है। तो जो अंडाणु होते हैं वह मूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो शुक्राणु होते हैं मूव कर पाते हैं। तो किसकी वजह से, पहले तो जानिए कि जो शुक्राणु होते हैं इनके 3 भाग होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, पहला आप याद रखिएगा कि सिर होता है। ठीक, दूसरा भाग मध्य होता है, और तीसरा भाग क्या होता है, पूँछ होता है।
ठीक। तो पूंछ तो चलने में सहायता करता है, लेकिन मेन काम कौन करता चलाने का? तो आपको याद रखना है कि इनका जो मध्य भाग होता है इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से शुक्राणु क्या करते हैं? चल पाते हैं। ठीक, बात समझ में इतनी? तो सिर हो गया, मध्य हो गया और पूंछ हो गया। ठीक, अब आपको ये बताना है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि शुक्राणु जो होता है इसको अंडाणु के पास पहुँचेगा तभी तो निषेचन होगा ना, तभी क्या होगा? तभी निषेचन होने वाला है। तो शुक्राणु जब अंडाणु के पास पहुँचेगा तो इसके सिर में ऐसी कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी वजह से यह अंडाणु के सभी परतों को तोड़कर और बीच का जो एग होता है उससे अटैच होता है, यानी मिल जाता है। ठीक, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिलहाल हम बता दे रहे हैं। ठीक, इनका जो सर होता है इनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक, जैसे कोशिका सब कुछ पाया जाएगा। इसके सर में पाया जाता है लाइसोसोम। आपने इसका नाम सुना होगा, लाइसोसोम, जिसे हम आत्मघाती झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? आत्मघाती झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। जो क्या काम करता है कि ये जितने भी एक के बाहर जो परतें होती हैं उनको क्या करता है? उनको ये तोड़कर यानी इनको खा जाता है, ख़त्म कर देता है और किससे मिल जाता है? तो यहाँ जो एग रहता है उसमें मिल जाता है। ठीक, तो ये पूरा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।